नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मानवेन स्पीक्स पर। पहलगाम में सिर्फ एक हमला नहीं हुआ था, भारत की राजनीति, विदेश नीति और कूटनीति पर भी एक बहुत बड़ा हमला था। और उसके बाद ये सिद्ध हुआ कि जब आप कठिन समय से गुजर रहे होते हैं, तो आपको अपने दोस्तों और अपने दुश्मनों का सही अंदाज़ा होता है। एक देश के तौर पर भारत को बहुत कुछ जानने को मिला और सबसे बड़ी बात भारत के अंदर क्या हो रहा था, पहलगाम हमले के बाद सबसे ज़्यादा वो पता चला। कैसे एक सत्ताधारी दल और विपक्षी एक साथ आकर काम कर सकते हैं, इसकी भी एक बड़ी मिसाल देखने को मिली। अगर आप पूरी राजनीति देखेंगे तो आपको यही समझ में आएगा कि अंत तक विपक्ष ने एक बड़े मैसेज को देने की पूरी इच्छा जाहिर करी कि वो सरकार के साथ खड़े हैं। और इस घड़ी में जबकि भारत पर इतना बड़ा हमला हुआ है, तो विपक्ष सबसे ज़्यादा इस मौके को ये दिखाना चाहता है कि वो 2019 वाली गलती नहीं करना चाहते हैं और वो ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। क्योंकि अब विपक्ष में रहते-रहते उनको 10 साल से अधिक हो चुका है, तो अब उनको पता है कि किस मुद्दे पर कितना सरकार को घेरना है, कितना नहीं घेरना है। और शायद इस वजह से भी 22 तारीख से लेकर 9 तारीख तक का जो उनका पूरा अंदाज़ था, वो बहुत ही नपा-तुला था। और कोई भी ऐसी कोशिश किसी भी दल ने नहीं करी कि आपको बाहर पब्लिक में जाना पड़े, तो आपके खिलाफ कोई गुस्सा हो या कोई नाराज़गी हो। और इसका ध्यान सभी दलों ने अक्रॉस पार्टी लाइन रखा, जिसकी वजह से सरकार को पूरा सपोर्ट था। अब जब 10 तारीख आई और सीज़फायर की घोषणा हुई, सीज़फायर की घोषणा के बाद धीरे-धीरे आपको परिवर्तन दिखाई देने लगा कि अब वो जो राजनीति है वो बदल सी गई है। और उसके पीछे बहुत सारे घटनाक्रम हैं जो कि इस बीच हुए हैं। और उस घटनाक्रम के निरंतर बदलने से राजनीति भी निरंतर बदलती रही। पर जो सरकार की प्रतिक्रिया रही, जो 7 तारीख से स्टार्ट होकर 9 तारीख तक रहा, वो ऐसी रही कि बहुत लोगों को बहुत सारा जवाब मिल गया। पाकिस्तान को तो जवाब मिला ही मिला, भारत के अंदर भी बहुत सारा मैसेज गया है और राजनीतिक पार्टियों को भी बहुत सारा मैसेज मिला है। तो अब 10 तारीख को ऐसा क्या पॉलिटिकल नैरेटिव चेंज हुआ कि जो लोग सरकार के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे और विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ा दिखाई दे रहा था, यहाँ तक कि ओवैसी जैसे लोग भी सरकार के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सबने सवाल खड़े कर दिए। क्योंकि जो घटना हुई सीज़ फायर की वो ऐसी थी जिसकी उम्मीद शायद कोई नहीं कर रहा था, शायद सरकार ने भी उम्मीद नहीं करी होगी। आप अंदर कुछ भी बातें कर रहे हो, बाहर तो यही मैसेज जाता है कि सरकार बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ रही है और इस बार तो कुछ आर या पार ही होगा। और शायद इसी के लिए पूरा सपोर्ट विपक्ष का भी उनको मिल रहा था। अब 10 तारीख को 3:30 बजे तक तो सबको ये लग रहा था कि वॉर आगे जाएगा, लड़ाई होगी। पर 5:30 बजे आते-आते ऐसा हुआ कि सीज़ फायर की घोषणा कर दी गई। सीज़ फायर की जैसे ही घोषणा हुई, उसके पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आ गया और उन्होंने ये क्लेम कर दिया कि जो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर हुआ है, वो उनकी वजह से हुआ है। तब ये पूरा मामला एक तरह से बिगड़ता दिखाई दिया। आप देख रहे होंगे कि विपक्ष पूरी तरह से हमलावर हो गया। यहाँ तक कि सोशल मीडिया में भी आम जनभावना ऐसी थी कि वो सरकार के खिलाफ ही थी। उसके बाद अगले दिन जब सेना के डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसके बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया, उसके बाद कुछ-कुछ तो क्लैरिटी मिल गई। जो उनको मानने वाले हैं, जो उनकी पार्टी की विचारधारा को मानने वाले हैं, उन लोगों को तो लगभग क्लैरिटी हो गई कि सरकार क्या करना चाह रही थी और सरकार ने सीज़ फायर का निर्णय क्यों लिया। पर उसी बीच में डोनाल्ड ट्रंप इतनी बार मीडिया में आते हैं और इतनी बार इस बात को उठा देते हैं कि सीज़ फायर उनकी वजह से हुआ है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ था। और जो फाइनल पीस हुआ है इस पूरी लड़ाई में पाकिस्तान और भारत के बीच में, वो अमेरिका की वजह से हुआ है। फिर इन्होंने एक और बात ऐसी उठा दी जिसकी वजह से पूरे विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज़ फायर हुआ, उसके लिए ट्रेड को एक तरह से हथियार बनाया गया है। और ये बात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही कड़ाई से बोली। एक तरह से उन्होंने भारत और पाकिस्तान को एक पक्ष पे ला दिया कि भारत और पाकिस्तान इक्वल है और दोनों से ही उनको ट्रेड करना है। और वो ट्रेड की धमकी से ये वॉर रुकवा रहे थे और सीज़ फायर उन्होंने इसी वजह से करा दिया। तब तो विपक्ष को मुद्दा मिलना ही था। विपक्ष ने इसको पूरी तरह से भुनाने की कोशिश करी। सबने सवाल खड़े किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बड़े-बड़े नेता कांग्रेस के, चाहे वो अशोक गहलोत हों, सचिन पायलट हों या उनकी मीडिया की पूरी पैनलिस्ट, वो सब लोग सरकार को घेरते हुए दिखाई दिए और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को कमज़ोर प्रधानमंत्री बताने की बात कही। इसके बाद आम आदमी पार्टी और बाकी जो विपक्षी दल थे वो भी पीछे नहीं हटे। यहाँ तक कि तृणमूल कांग्रेस ने भी ऐसा ही प्रहार किया। और कुछ-कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने इसके आगे भी जाने की कोशिश करी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का बहुत कड़ा रुख नहीं था। तो
जब ये सब हो रहा था तो एक नैरेटिव बन रहा था कि नहीं, सरकार खुद जवाब क्यों नहीं दे रही है। इन सबके पीछे सरकार का जो सबसे बड़ा कारण था वो कम्युनिकेशन था। आप 22 तारीख से उठाकर देख लीजिए 10 तारीख तक में, इस बार बीजेपी ने वो करने की कोशिश नहीं करी जो उन्होंने 2019 के चुनाव के पहले किया था, या उसको जनता ने कैसे लिया उसको बीजेपी ने इस बार रिपीट करने की कोशिश नहीं करी। और विपक्ष ने भी बहुत ही सधा रुख अपनाया, क्योंकि 2019 की जो जो बीजेपी की जीत थी उसमें राष्ट्रवाद बहुत बड़ा मुद्दा था। आप इस बार भी अगर बीजेपी को वो मुद्दा मिल जाता तो विपक्ष को पता था कि ये बहुत आगे बात बढ़ जाती। तो इस वजह से भी बात ये आगे ना बढ़े, तो सरकार बड़े ही सीधे तरीके से चल रही थी। और जब ये मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो सरकार ने बिल्कुल अपनी तरफ से किसी को नहीं, सरकार की तरफ से कोई नहीं आया। या तो सेना के, या तो सेना से डीजीएमओ के लेवल के लोग आए, या जो आधिकारिक उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें बातें निकल कर आई। और उसके बाद विदेश मंत्रालय के जो सचिव थे वो बार बार आ रहे थे और वो बता रहे थे कि क्या घटनाक्रम घट रहा है। जब ये विपक्ष का दबाव बढ़ने लगा और डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये बोलते नहीं थक रहे थे कि सीज फायर उन्होंने कराया, सीज फायर उन्होंने कराया, तब प्रधानमंत्री मोदी का जो रात में संबोधन था और उसके बाद जो बीजेपी का जो ऑफिशियल स्टैंड था, और बाद में एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि इसमें किसी भी मीडिएटर की कोई भूमिका नहीं थी, और ये जो प्रस्ताव आया था सीज फायर का वो पाकिस्तान की तरफ से आया था। ये बार बार उनके कहने के बावजूद भी कोई भी विपक्षी दल इसको मानने को तैयार नहीं है। और बार बार यही बात उठाई जा रही है कि प्रधानमंत्री ने इतना सुनहरा मौका कैसे गंवा दिया। आपको पता ही होगा कि जब 10 साल किसी भी चुनाव प्रचार की बात कर लें या पाकिस्तान का मुद्दा जब भी आया, तब तब बीजेपी के बड़े नेताओं ने, खुद प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, और काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यही कहा कि हम पीओके को वापस ला कर रहेंगे। और ये ऑफिशियल कमिटमेंट भी है, ये सिर्फ बीजेपी की कमिटमेंट नहीं है, ये भारत की अपनी खुद ऑफिशियल कमिटमेंट है। और इस वजह से ही इसको आगे बढ़ाया जा रहा था। पर जब राजनीति में इसका फ़ायदा उठाने की बात आती है तो भी कभी पीछे नहीं हटे और हमेशा से इसको बढ़ चढ़ कर बताया गया। तो जब आज विपक्ष सवाल कर रहा है तो उसके पीछे भी एक कारण है कि उनको मौका मिला है। अगर भारत की जो ऑफिशियल नीति है कि कोई तीसरा देश भारत पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता नहीं करेगा, तो कैसे कोई इतना बड़ा दावा कर रहा है। भले अमेरिका ये कहता हो कि वो पूरी दुनिया में वॉर रुकवा देंगे, वही काम वो रूस और यूक्रेन के बीच में नहीं करवा पा रहे हैं, इसराइल और हमास के बीच में नहीं करवा पा रहे हैं, पर भारत और पाकिस्तान में उन्होंने 3 दिन में रुकवा दिया। तो ये कहीं न कहीं उनका बड़बोलापन दिखाता है, पर सरकार की जो चुप्पी थी 10 तारीख तक वो भी कहीं न कहीं इसके लिए ज़िम्मेदार थी। और जिस तरह से मीडिया नैरेटिव को ढंग से नहीं हैंडल किया गया, वो भी कहीं न कहीं इसके पीछे ज़िम्मेदार था। विपक्ष है, विपक्ष को राजनीति करनी है, वो तो करेंगे ही, उनको मौका मिला था इतना बड़ा, क्योंकि ये कोई आम बात होती, ये भारत की विदेश नीति का पार्ट था और हमेशा से था, तो उनको भी लगता था कि ये ऐसा मुद्दा है जिसमें सरकार घिर सकती है। इस बार किसी ने सेना पर सवाल नहीं उठाए, उन्होंने सेना के पराक्रम की बार-बार तारीफ़ करी। इवन जहाँ भी मुद्दे आए, वहाँ पर उन्होंने सेना के पराक्रम की बात करी। तो उन्होंने बहुत ही क्लियर लाइन ड्रॉ करी थी कि बीजेपी की सरकार है और सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री नहीं बोल पाए, ऐसा मैसेज वो नीचे देना चाहते हैं, जनता के बीच में देना चाहते हैं। क्योंकि राजनीति नैरेटिव की ही लड़ाई है। अगर आप नैरेटिव खड़ा कर ले जाते हैं, तो आप आगे बढ़ जाते हैं। बीजेपी ने 10 तारीख के बाद तिरंगा यात्रा निकालने की बात करी, कई जगह उनकी तिरंगा तिरंगा यात्रा निकली भी, और वो पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर तैयार थे कि उनको क्या करना है। पर वहीं कांग्रेस की बात करेंगे तो कहीं न कहीं घोल-मोल रवैया अपनाने की कोशिश थी। हालाँकि ऑफ़िशियल स्टैंड कांग्रेस का यही था कि वो इस बात का विरोध करते हैं। पर आप अगर उनके नेताओं की बात करेंगे, चाहे पी चिदम्बरम हों, शशि थरूर हों, या उनके कुछ और नेता ऐसे थे जिन्होंने इसका खुलकर समर्थन किया और ये कहा कि सरकार की जो नीति थी वो बहुत ही बेहतर थी, और जो पाकिस्तान का जो सामना किया गया, जिस तरह से सामना किया गया, वो बहुत ही बेहतर था। पर उसका तुरंत कांग्रेस की तरफ से खंडन आया, उनकी मीडिया टीम से खंडन आया कि ये सब उनके अपने विचार हो सकते हैं। पर ये कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि वो इस सीज फायर का विरोध करते हैं, क्योंकि ये सीज फायर मध्यस्थता की वजह से हुआ है, ना कि पाकिस्तान या भारत के आपसी चर्चा के बीच में हुआ है। पर अभी भी सरकार का स्टैंड यही था कि सीज फायर पाकिस्तान के अनुरोध पर किया गया, और जिस तरह से उनको इतनी क्षति पहुंची कि वो असहाय हो गए थे, उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने सऊदी अरेबिया को इन्वॉल्व करने की कोशिश करी, चाइना को इन्वॉल्व करने की कोशिश करी, और मिडिल ईस्ट के और सारे देशों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करी, और अमेरिका को इन्वॉल्व करने की कोशिश करी। तो जो अंत में सीज फायर हो गया, उसके पहले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो मैसेज आया, उसने ये खलबली मचा दी।
क्योंकि कोई देश युद्ध में रहता है तो युद्ध की बात होती है, सेना की बात होती है, उसके पराक्रम की बात होती है, पर जहाँ वो समाप्त होगा उसके बाद राजनीति भी तो होगी। तो राजनीति करने का भी मौका था, सबने राजनीति भी करनी चाहिए। कांग्रेस को लगा कि ये ऐसा मुद्दा है जिससे बीजेपी को घेरा जा सकता है, तो उन्होंने सीजफायर का मुद्दा उठाया। बीजेपी ने इसको पराक्रम से जोड़ा, उन्होंने कहा कि अगर कोई सवाल करता है तो वो सेना से सवाल कर रहा है। वो वही राजनीति को दोबारा लाना चाह रहे थे जो 2019 में हुई थी, तो उन्होंने भी पूरी तरह से इसको उसी तरह घुमाने की कोशिश करी कि विपक्ष सरकार पर सवाल नहीं कर रहा है, वो सेना के पराक्रम पर सवाल कर रहा है, और सेना ने जितना जितना कड़ा जवाब दिया है पाकिस्तान पर, उस पर सवाल किए जा रहे हैं। पर पॉलिटिकल नैरेटिव है, आज भी कहीं ना कहीं बीजेपी को इस मुद्दे में एज है। आप कितना भी सवाल कर लें, पर अगर आप जनरल परसेप्शन देखेंगे तो लड़ाई के हक में बहुत सारे लोग नहीं रहते हैं, और जिस तरह से इसको हैंडल किया गया उसमें सरकार का जो इमेज है वो बेहतर ही हुआ है, कमज़ोर नहीं हुआ है। हालांकि आगे के राज्यों में चुनाव है, चाहे बिहार में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, या बंगाल में चुनाव होंगे, तो ये क्लियर होगा कि ये मुद्दा उन राज्यों में कितना गया। पर अगर आज एक राजनीतिक दल के तौर पर आप देखेंगे तो बीजेपी को ज़्यादा गेन हुआ है इस सबसे। कांग्रेस को गेन हो सकता था, और पर जिस तरह से कांग्रेस में जब मैसेजिंग की बात आती है तो एकता नहीं रहती है, और उनका जो पूरी मीडिया टीम है भी, वो भी शायद उसको कन्वे करने में उतनी असफल हो जाती है। पर उनका ये स्टैंड कि भारत ने कभी भी किसी की भी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया, तो आज भी नहीं करेंगे, वो कहीं ना कहीं थोड़ा ग्राउंड पर ज़रूर उतरा है। उसको लोगों ने स्वीकार किया है कि अगर अमेरिका इसको मध्यस्थता कराता है तो ठीक नहीं है, और शायद भारत को इससे बचना चाहिए था। पर सरकार ने जिस तरह से ऑफिशियल स्टैंड लेकर इसको मना किया है कि इसमें किसी और देश की भूमिका नहीं थी, ये पाकिस्तान के द्वारा अनुरोध किया हुआ सीज फायर है, और उसके बाद ही इसको क्लियर किया गया है, और इस चेतावनी के साथ क्लियर किया गया है कि ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अगर एक भी कोई घटना होती है तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, और भारत जवाबी कार्यवाही करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी की भी नहीं चलेगी इसमें। प्रधानमंत्री ने भी इसको साफ किया है। तो ये मैसेज जरूर जनता तक बहुत ही क्लियर गया है। विदेश नीति को लेकर भी कांग्रेस ने बहुत सारे सवाल खड़ा किए कि हमने क्या किया है विदेश नीति के तौर पर। अगर हमें जब ज़रूरत थी तो कोई भी भारत के साथ खुले तौर पर खड़ा नहीं हुआ, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से कमज़ोरी दिखाता है। और यही बात कांग्रेस उठा रही थी कि विदेश नीति के तौर पर भारत को कुछ ज़्यादा इसमें सफलता हासिल नहीं हुई। एक तरफ पाकिस्तान है जिसकी की स्थिति बहुत ही ख़राब है, उसके लिए इतने बड़े सपोर्ट टर्की के तौर पे खड़े हुए, उसके अलावा बहुत सारे मिडल ईस्ट के देशों ने भी उनका साथ दिया, और एक तरह से अगर आप देखेंगे तो उनको फाइनेंशियल एड भी दी गई, चाहे उसमें इन्वॉल्वमेंट किसी का भी हो, पर उनको एक तरह से फाइनेंशियल मदद भी मिल गई। तो वो कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जाता है। भारत ने पूरी तरह से कोशिश करी कि पाकिस्तान को ये फाइनेंशियल हेल्प ना मिले, पर वो रोक नहीं पाए। तो विपक्ष ने यही इशारा किया कि विदेश नीति में भारत पूरी तरह से फेल हो रहा है, और जो कांग्रेस की तरफ से एक मैसेज चलाने की बात हुई थी कि राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि चाइना और पाकिस्तान को अलग करने की ज़रूरत है, और आपने जो विदेश नीति अपनाई है उसमें चाइना और पाकिस्तान एक साथ आ गए हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ये कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है, और उनके जो लोकसभा में बयान है उनको वायरल कराया गया और बताया गया कि राहुल गांधी कितने दूरदर्शी हैं। तो ये सारी चीज़ें इस पूरे प्रकरण में हुई हैं। अब ये जनता को तय करना है कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि राजनीति में नैरेटिव सब कुछ है। जिसका नैरेटिव चल गया उसकी ही बल्ले बल्ले है, और शायद इसीलिए अपनी अपनी बात लोग अपने अपने तरीके से कहते हैं। अब इसको कौन कैसे लेता है वो तो देखने वाली बात होगी, पर हाँ, इससे बहुत कुछ राजनीतिक तौर पर ज़रूर बदला है। पाकिस्तान जो कुछ महीने तक राजनीतिक तौर पर एकदम से इरेलीवेंट था भारत में, वो अचानक से खड़ा हो गया, और वो राजनीतिक तौर पर ज्वलित हो गया कि भाई अब पाकिस्तान को लेकर भारत की क्या नीति होगी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, और आगे भी शायद भारत को कूटनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, और शायद जो हमारे हुक्मरान हैं वो उसके लिए आगे करेंगे भी। पर आज की जो स्थिति है उसमें ये समझ में आता है कि जब भारत को एकजुटता की ज़रूरत थी तो वो भी दिखाई दी, जब राजनीति की ज़रूरत थी तो भी सबने राजनीति करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। आप सभी इसको ऐसे ही लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।